तो दोस्तों 21 पॉइंट हमारे पास आता है, वो कहता है कि जब भी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो सीमेंट की, तो जो क्यूब्स हम बनाएंगे उसमें जो सीमेंट और सैंड का रेशियो होगा वो 1:3 होगा। 1:3 यानी मतलब एक बैग हमारा सीमेंट का होगा और 3 बैग हमारे सैंड के होंगे। उससे जो क्यूब हम बनाएंगे उनकी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फिर चेक करेंगे उन क्यूब्स की, और ये स्टैंडर्ड रेशियो है। इसी रेशियो पे मिला के हमें ये सब चेक करना होता है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बदल सकते, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं हमें वो याद करनी पड़ेंगी, और उन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पर हम जो टेस्ट होते हैं वो सब परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो कहता है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन। जो रेट ऑफ हाइड्रेशन यानी हीट का कितना लिबरेशन हो रहा है। जब सीमेंट में वाटर हम मिक्स कर रहे हैं तब हीट का जो लिबरेशन हो रहा है उसको हम रेट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी के साथ सीमेंट जो है वो कितनी जल्दी मिक्स हो रही है, कितने धीरे मिक्स हो रही है या कितनी जल्दी मिक्स हो रही है, उसे हम रेट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। या फिर उसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, उसे हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट। ये किस पर डिपेंड करता है दोस्तों कि रेट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस कितनी जल्दी या कितने धीरे होगी सीमेंट की। ये डिपेंड करता है कि सीमेंट कितनी फ़ाइन है, सीमेंट के जो क्लिंकर्स हैं वो कितने फाइनली ग्राइंड हमने किए हैं। ठीक है, जितने मोटे क्लिंकर्स यानी जितने मोटे पार्टिकल्स होंगे सीमेंट के, सीमेंट का रेट ऑफ हाइड्रेशन उसी तरह वेरी करता रहेगा। जितने बड़े या जितने छोटे सीमेंट के जो पार्टिकल्स होंगे हमारे पास, उस पर अब डिपेंड करेगा कि हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन जल्दी होगा या धीरे होगा। 23rd पॉइंट जो हमारे पास आता है वो कहता है गुड OPC शुड हैव अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस देन 11.5 MPa एंड 17.5 MPa आफ्टर 3 and 7 days ऑफ क्योरिंग। जैसे कि मैंने आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बताया था, 3 और 7 दिन पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमें मिलनी चाहिए उनके लिए मैंने आपको बताया था। ऐसे ही अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए है कि 3 और 7 दिन पर क्योरिंग करने के बाद जो हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम जब चेक करें उस सीमेंट की या उन क्यूब्स की, तो हमें वो कितने से कम नहीं मिलनी चाहिए, 11.5 MPa यानी 11.5 मेगापास्कल से कम नहीं मिलनी चाहिए 3 दिन पे। और 7 दिन पर जब हम उसे चेक करेंगे तो वो हमें 17.5 MPa यानी 17.5 मेगापास्कल से कम नहीं मिलनी चाहिए। अगर इससे कम वो मिलती है हमें, तो वो हमारी सीमेंट जो है वो हम उसे बेकार ही मानेंगे। अगर इससे ज़्यादा मिलती है तो ठीक है, कम मिलती है तो वो सीमेंट हमारे लिए बेकार है, क्योंकि इससे कम स्ट्रेंथ हम अलाउ नहीं कर सकते ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। 24th पॉइंट जो हमारे पास आता है वो कहता है क्लिंकर्स ऑफ सीमेंट इज़ फॉर्म्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 1400 to 1500 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जब ग्राइंडिंग प्रोसेस उसमें चल रहा होता है, सीमेंट क्लीन में जब ग्राइंडिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो जो सीमेंट के क्लिंकर्स होते हैं उन्हें हम किस टेम्परेचर पर, वो जो सीमेंट क्लिंकर्स हैं आपस में जब फ्यूज़ होते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, तो सीमेंट क्लिंकर्स कब फॉर्म होते हैं, जब टेम्परेचर जो है क्लीन का वो कितना हो, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस हो। इस टेम्परेचर पे हमारे जो क्लिंकर्स हैं सीमेंट में वो बनना शुरू हो जाते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ मटेरियल होना शुरू हो जाता है और उसके बाद हमारे क्लिंकर्स बनना शुरू हो जाते हैं। 25th पॉइंट जो हमारे पास आता है वो कहता है द अमाउंट ऑफ जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट इज़ जनरली 1 to 3%। यानी कि जब भी हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम जिप्सम को ऐड करते हैं सीमेंट में। क्यों? ताकि हम जो उसका सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट या जितना भी हम चाहते हैं उसके आसपास हम उसे लेके आए। क्योंकि अगर हम जिप्सम नहीं मिलाएंगे सीमेंट में उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, तो क्या होगा, जैसे ही हम सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो सीमेंट क्या होगा, जल्दी जल्दी सेट होना शुरू कर देगा। और ऐसा तो है नहीं कि सीमेंट पेस्ट बनाते ही साथ ही हम उसे यूज़ कर देते हैं, हमें उसे ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है, इधर उधर भी ले जाना पड़ता है। बहुत थोड़ा टाइम हमें चाहिए होता है उस पेस्ट के साथ, ताकि हम उसे अच्छे से प्लेस कर सकें, लगा सकें, और बनाने के बाद थोड़ा टाइम हमें मिल जाए। तो उसी टाइम को बढ़ाने के लिए सीमेंट में, नहीं तो क्या होगा, सीमेंट जो होगी वो पानी के साथ जैसे ही हम उसे मिक्स करेंगे वो कुछ ही 5-10 मिनट में ही
हार्ड होना शुरू कर देगी और इतने कम समय में तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। तो 30 मिनट्स के आसपास तक लाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, जनरली जिप्सम को यूज़ करते हैं। जिप्सम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो थोड़ा बढ़ा देता है। 26 पॉइंट जो हमारे पास आता है वो कहता है जिप्सम इज़ एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओपीसी ड्यूरिंग द एंड ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ द क्लिंकर्स टर्न इनटू पाउडर्स। यानी कि जिप्सम को हम कब ऐड करते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम जिप्सम को तब ऐड करते हैं जब ग्राइंडिंग प्रोसेस जो हमारा होता है, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स का ग्राइंडिंग प्रोसेस जो होता है वो पूरा हो चुका होता है और जो क्लिंकर जो हमारे पास बने होते हैं 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, वो पाउडर में बनना जब शुरू हो जाते हैं वो क्लिंकर्स, उसके बाद हम जिप्सम को पाउडर फॉर्म में इसमें मिक्स करते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा जिप्सम हम कब ऐड करते हैं, कब, जब जो क्लिंकर्स होते हैं वो पाउडर में बदल चुके होते हैं। क्लिंकर्स यानी छोटे छोटे दाने जो होते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के जो टूट के बने हैं उस टेम्परेचर पे, वो जब पाउडर फॉर्म में यानी आटे की फॉर्म में एकदम क्रश्ड पाउडर, फाइन पाउडर की फॉर्म में जब चेंज हो जाता है तब हम उसमें जिप्सम जो होता है उसे ऐड करते हैं। और जिप्सम को हम किस फॉर्म में ऐड करते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं कि हमने उसमें लम्प्स के फॉर्म में जिप्सम जो है ऐड कर दिया, यानी मोटे मोटे पीसेस डाल के। जिप्सम को भी हम पाउडर फॉर्म में ही उसमें मिक्स करते हैं। 27 पॉइंट जो हमारे पास आता है वो कहता है द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज़ मेनली ड्यू टू लाइम। सीमेंट में जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है यानी जो उसकी चिपकाने की शक्ति होती है सीमेंट में, वो किसकी वजह से सीमेंट को मिलती है, तो वो मिलती है लाइम की वजह से। सीमेंट में अगर लाइम ही ना हो तो सीमेंट जो अपना बाइंडिंग जो वो करती है दूसरे मटेरियल्स के साथ वो नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए लाइम ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, बाइंडिंग ऑफ सीमेंट के लिए ज़्यादातर लाइम ही यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइम ही, पर जो मेजर फंक्शन जो है वो लाइम का ही होता है। तो लाइम जो सीमेंट में होता है वो उसे सीमेंट को सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ देता है। 28 पॉइंट जो हमारे पास आता है वो कहता है टोटल लॉस ऑन इग्निशन ऑफ गुड ओपीसी शैल नॉट बी मोर देन 5%। यानी कि जब हम सीमेंट को जलाते हैं भट्टी में तो 5% से ज़्यादा उसमें जो उसके मटेरियल्स में है वो 5% से ज़्यादा लॉस नहीं शो होना चाहिए। दोस्तों सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उठा के यहाँ डाल दिया है। ये सारे पॉइंट्स मैंने पुराने पेपर्स में से और बहुत ही बेस्ट स्टडी मटेरियल से, अलग अलग स्टडी मटेरियल से उठाए हैं। अलग अलग लेक्चर्स मैंने देखे हैं, उन सब से ये चीज़ें मैंने बहुत मेहनत करके इकट्ठा की हैं और यहाँ डाली हैं। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिख रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आपको इस स्लाइड्स में दिख रहे हैं, सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन्हें याद ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी को आती हैं। तो आप भी इन्हें जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो 29 पॉइंट, वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेजिड्यू इन गुड ओपीसी शैल नॉट बी मोर देन 4%। ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि जो वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेजिड्यू है, इनसॉल्युबल यानी जो पानी में या सीमेंट में जो घुल नहीं पाते, आपस में मिक्स नहीं हो पाते अच्छे से, उनका जो परसेंटेज है वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। अगर 4% से ज़्यादा हमें उसमें कूड़ कबाड़ मिल रहा है उस सीमेंट में, तो वो सीमेंट हमारे लिए अच्छी नहीं है, ना ही वो कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी है। हम उसे बिल्कुल भी एज ए इंजीनियर कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि हम चलते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ पर और सारे स्टैंडर्ड्स हमें IS कोड में पहले से दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी फर्जी काम नहीं करना, जो भी स्टैंडर्ड से आपके मैच ना करें आप उसे बिल्कुल रिजेक्ट करें। 30 पॉइंट हमारे पास आता है, वो आता है वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़ इक्वल टू 50 kg। यानी कि मार्केट में जो हमारे पास एक सीमेंट का बैग होता है, सीमेंट का कट्टा, ठीक है, अलग अलग रेट के अलग अलग सीमेंट भी मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के सीमेंट मिलते हैं।
तो हर एक सीमेंट के बैग का जो वेट होता है वो इक्वली होता है। कहाँ? इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में मोस्टली, इंडिया में हर जगह 50 केजी का ही एक बैग होता है, और भी आते होंगे, पर जो कॉमनली जो आते हैं सीमेंट के बैग्स वो 50 केजी के ही यूज़ होते हैं। यही बैग आपने हर जगह देखे भी होंगे। तो एक बैग का जो वेट होता है वो होता है 50 केजी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो होता है कलर ऑफ सीमेंट इज़ ग्रे विद अ लाइट ग्रीनिश शेड। एक गुड ओपीसी सीमेंट का जो कलर होगा, एक अच्छी क्वालिटी की जो सीमेंट होगी उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? वो ग्रे कलर की होगी, और उसमें हल्का सा ग्रीनिश शेड भी होगा उस सीमेंट के अंदर। और गुड क्वालिटी सीमेंट में एक ये भी है कि आप जब उस बैग में अपना हाथ डालें तो आपको ठंडा ठंडा महसूस हो। ये भी एक गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट की पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज़ इक्वल टू 0.34722 क्यूबिक मीटर। पहले पॉइंट में हमने बात की कि जो एक बैग होता है सीमेंट का वो 50 केजी का होता है। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि एक बैग में कितना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होता है, तो वो होता है 0.347 क्यूबिक मीटर। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आप इस वैल्यू को याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपसे वो पूछेगा नहीं। पूछेगा आपसे वो ऐसे पूछेगा कि एक बैग जो सीमेंट का होता है उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होता है, तो आपको बताना है 0.034722 क्यूबिक मीटर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है पता है यूज़ ऑफ कोर्सर सीमेंट पार्टिकल्स लीड्स टू लो ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइननेस पे हमारा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है सीमेंट के। जितना फाइन हमारा सीमेंट होगा उतनी अच्छी हमारी स्ट्रेंथ होगी सीमेंट में। तो इस पॉइंट पे हमें कह रहा है कि अगर वही सीमेंट के पार्टिकल्स फाइन की जगह कोर्स हो जाएं, ठीक है, फाइन की जगह कोर्स सीमेंट पार्टिकल्स हो जाएं, तो सीमेंट में क्या लीड करेंगे, यानी सीमेंट को कैसा बना देंगे। अगर हम कोर्स पार्टिकल यूज़ करते हैं सीमेंट में तो वो जो हमारी सीमेंट होगी वो लो ड्यूरेबिलिटी की हो जाएगी, यानी जहाँ सीमेंट 10 साल चलनी चाहिए थी वहाँ वो 1 साल भी नहीं चल पाएगी। तो इस तरीके की सीमेंट भी हमारे लिए बहुत बेकार है। तो हम अवॉइड करते हैं कोर्स पार्टिकल्स को सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, इसलिए हम उन्हें जितना फाइन होगा उतनी अच्छी हमारे पास सीमेंट होगी। आप बस ये याद रख लीजिए, जितना फाइन पार्टिकल सीमेंट का हमारे पास होगा उतनी अच्छी हमारे पास सीमेंट भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है 34th, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज़ 35 लीटर। यानी कि एक बैग सीमेंट का जो कि 50 केजी का है और जिसका वॉल्यूम है 0.034722 क्यूबिक मीटर, उसके लिए हमें कितना पानी रिक्वायर्ड होगा, उस बैग के लिए हमें कितना पानी रिक्वायर्ड होगा, तो वो कितना होगा 35 लीटर्स। यानी एक बैग ऑफ सीमेंट पे हमारा 35 लीटर जो वाटर है वो यूज़ हो जाता है। 35 पॉइंट हमारे पास है इन वाइट सीमेंट देयर इज़ एब्सेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। हमारे पास जो वाइट सीमेंट होती है वो किस वजह से वाइट होती है, क्योंकि उसमें जो कलरिंग एजेंट होता है जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, जो ज़्यादातर मेनली कलर देने का काम करता है और फ्यूजन में मदद करता है पार्ट इंग्रेडिएंट्स के, उसकी वजह से हमें वाइट जो कलरलेस सीमेंट होती है वो हमें मिलती है, यानी कि हमें वाइट कलर में वो हमें मिलती है। आयरन ऑक्साइड का यूज़ अगर हम ब्रिक में भी करते हैं जिसकी वजह से उसको रेड कलर मिलता है, ठीक है, और कलरफुल सीमेंट्स बनानी है तब भी हम वहाँ पर आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो अगर आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज अगर 0 हो किसी भी सीमेंट में तो सीमेंट जो होगी वो कलरलेस हो जाएगी, या फिर आप वाइट सीमेंट उसे कह सकते हैं। 36 पॉइंट जो आता है वो है हमारे पास एवरेज साइज़ ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स इज़ 15 माइक्रोन। यानी कि जो सीमेंट क्लिंकर का जो एवरेज साइज़ होता है, एक सीमेंट, एक पार्टिकल, एक क्लिंकर जो है हमारे पास सीमेंट का, उसका जो एवरेज साइज़ जो हमारे पास आता है वो कितना होता है 15 माइक्रोन। ये बहुत ही छोटा साइज़ है दोस्तों, 15 माइक्रोन, और इतना छोटा साइज़ हमारे पास उस सीमेंट के क्लिंकर का होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है द परसेंटेज ऑफ स्लैग पोर्शन इन पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। दोस्तों पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें वाटर टाइट स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है।
वहाँ पर हम पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो जो इस पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में जो स्लैग होता है उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 40 to 70%। इस बीच में हमारे पास स्लैग जो होना चाहिए सीमेंट में होना ही चाहिए, तब हम उसे एक गुड पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कहेंगे। 38 पॉइंट हमारे पास आता है, द एक्सपेंशन ऑफ एनी गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट एक्सीड 10 mm। यानी कि कोई भी OPC सीमेंट जो है वो आफ्टर यूज़, यानी कि जब हमने उसका कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लिया है, हमने उसे स्ट्रक्चर में लगा दिया है, तो सूखने के बाद या जैसे भी उसके बाद वो 10 mm तक, सिर्फ 10 mm तक हम उसमें सिर्फ 10 mm तक की जो डायमेंशन उसमें जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी हम उसे उतना टॉलरेट करेंगे। यानी 10 mm से ना ही ज़्यादा हम टॉलरेट नहीं करेंगे। किसी भी गुड पोर्टलैंड सीमेंट में जो एक्सपेंशन होता है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज़ लेस देन इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सिर्फ 10 to 15% ही हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की। तो इस पॉइंट में भी बस यही बताया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है हमारी सीमेंट में, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है सीमेंट की। तो आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है, वाटर सीमेंट रेशियो इज़ टेकन एज 0.40 to 0.45, जनरली 0.42 इज़ टेकन। यानी वाटर टू सीमेंट रेशियो जो हमारा होता है कि कितने सीमेंट में कितना पानी हम मिला है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वाटर सीमेंट रेशियो उसे कहते हैं। ये कितना होना चाहिए, ये हमारे पास 0.4 से 0.45 तक होता है। और जनरली हम इसे प्रैक्टिकल वर्क्स में जब हमें टेस्ट करने होता है तो हम इसे 0.42 लेके चलते हैं। तो दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे आई होप आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा ब्रिक के ऊपर। ऐसे ही जैसे मैंने आपको सीमेंट के बारे में बताया, ऐसे ही मैं आपको ब्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा। अगर सीमेंट में आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरे से कुछ छूट गया हो या फिर मैंने कुछ ना बताया हो या आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा।